स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हिंदी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे क्वेश्चंस। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन हाफ ईयरली का एग्जाम हो चुका है फिर भी आपके फाइनल में तो डेफिनेटली काम देंगे। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल से अभी भी जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको HSLC एग्जाम जो आने वाला है 2024 उसके लिए मैं बेहतरीन प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। केवल हिंदी ही नहीं, इंग्लिश का भी, बाकी सब्जेक्ट का भी। सो आपने যদি এতিয়ালৈকে জড়িত নহয় চেনেলৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ যাব। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने 100 क्वेश्चन टोटल दे रखा है 2 वीडियो में। सो किसी असुविधा की वजह से मैं तीसरा वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने आज ये क्वेश्चन डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट आपको 30 या 31 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ग्रामर का भी मैंने एक वीडियो डाला है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन शानदार वीडियो, आप जरूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने लिख रहा है क्लास 9 और 10 के लिए, बाकी बेसिकली वो 10 के लिए ही बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ही नजर रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, तो देख लीजिएगा ग्रामर का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नींव की ईंट शीर्षक लेख का संदेश क्या है, स्पष्ट करो, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा और इसमें से आप एग्जाम में लिख सकते हो। नींव की ईंट निबंध के लेखक में नींव की ईंट और कंगूरे को सामने रखकर देशवासियों को बड़ा मार्मिक संदेश देना चाहा है, ठीक है। नींव की ईंट निबंध में लेखक ने नींव की ईंट और कंगूरे को सामने रखकर, यानी कि दो चीजों की तुलना की है, एक तो नींव की ईंट और दूसरे और कंगूरे, इन दोनों को सामने रखकर लेखक ने देशवासियों को बड़ा मार्मिक संदेश देना चाहा, यानी कि भावनात्मक संदेश देना चाहा है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह थे, ठीक है, और जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकले। लेखक के अनुसार भारतवर्ष के नवनिर्माण हेतु ऐसे नींव की ईंटों की, अर्थात ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो बिना किसी लोभ या फिर स्वार्थ के चुपचाप अपने आप को भारत माँ की सेवा में खपा दे, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो अपने आप को भारत माँ की सेवा में खपा दे, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा तो आपको हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो न्यू गेट शीर्षक लेख का संदेश वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया, ये छोटा जादूगर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, मैंने चैप्टर वाइज भी एक्सप्लेन कर रखा है हिंदी का, तो आप देख सकते हो वो भी, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, आप नीचे जगह देख सकते हैं। देखिए, श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया। तो श्रीमती के आग्रह पर जब छोटा जादूगर ने अपने खिलौने से खेल दिखाना आरंभ किया, तब कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बरकाना निकला। इसे देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ताश के सब पत्ते, यहाँ पर पट्टे लिख दिया मैंने, ये पत्ते होगा, ठीक है। ताश के सब पत्ते होगा, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। तो ये सारे खेल जो है वो छोटा जादूगर दिखा रहा था श्रीमती के आग्रह पर। आपको जरूर से लिखना है, एग्जाम में 3 से 4 मार्क आपका रहेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 मार्क, क्योंकि आजकल जो है पैटर्न 2 मार्क के ज्यादा घुसा दिया है, 2 मार्क के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लग रहा होगा बड़ा, लेकिन 2 मार्क का भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये किस प्रकार खेल दिखाया। देखिए नेक्स्ट, मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृत्यु के बाद नीलकंठ को महादेवी जी अपने साल में लपेटकर संगम ले गई, यहाँ पर उसे फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मृत्यु के बाद नीलकंठ को महादेवी जी अपने साल में लपेटकर संगम ले गई और उसे वही गंगा की बीच धारा में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार महादेवी जी ने मृत्यु के बाद नीलकंठ का अंतिम संस्कार किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई संसार के लोगों को क्या सलाह देती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, चाहे मैंने ये लिखा जो है ना 2-3 क्वेश्चन देख सकते हैं, अथवा यानी कि क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो अब इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर से। मीराबाई संस्कार के लोगों को क्या सलाह देती है, या फिर क्वेश्चन दूसरा तरीके से पूछे कि मनुष्य को मीराबाई ने क्या सलाह दी थी, या फिर राम नाम का रस पीने के लिए मीराबाई ने क्यों कहा है, या फिर मनुष्य मात्र में राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें क्या उपदेश दिया है। तो इन चारों क्वेश्चन का ही आंसर आप एक क्वेश्चन से लिख सकते हो। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, यही तो खासियत है। आप हिंदी को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो जगह में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी आपको बोलेगा कि 4-4 आंसर का आपने एक ही लिखा है, आपने जहां से भी पढ़ा है। आपको तो डायरेक्ट आंसर देखना है, ठीक है। तो आप लिखिएगा जरूर, आपका करेक्ट होगा। देखिए, मीराबाई संसार के लोगों को क्या सलाह देती है। तो मीराबाई मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हैं, और ये जो राम नाम का रस है इस क्वेश्चन में भी दिया है, अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है। मीराबाई ने उन्हें क्या उपदेश दिया है। तो मीराबाई ने मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए संदेश देती है, या फिर ये संदेश दिया है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वे काम क्रोध और 6 रूपों को चित्त से निकाल दे और कृष्ण प्रेम रस में सरोवर हो उठे, ठीक है। तो ये संदेश दिया है उन्होंने, फिर उपदेश दिया है या फिर सलाह दिया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप एक आंसर से आपका काम चल जा रहा है, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, कोई भी असुविधा हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ
मैं वादा करता हूँ के साथ में HSLC तक चलूंगा, पूरे लेकर आपको अच्छे से चलूंगा। आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, चैनल नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताएं की उल्लेख करो। सो नीलकंठ के स्वभाव की दो विशेषताएं इस प्रकार है। एक तो वो साहसी था, तो नीलकंठ साहसी प्राणी है या फिर साहसी प्राणी था। उसने अकेले ही सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और अपनी वीरता का परिचय दिया, तो ये एक है। दूसरा है दयालु था वो, तो दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण ही वो खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। ठीक है, ये दो गुण थे, साहसी और दयालु। किस तरह थे तो आपको लिखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बीत गई कविता में मानव जीवन की तुलना किस चीज से की गई है, या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा तो जो बीत गई कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है, या फिर तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बीत गई कविता के संदेश को स्पष्ट करो। तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर को अब। तो जो बीत गई कविता में कवि ने मानव जीवन की तुलना आकाश, मधुबन, मदिरालय और मधुघट से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता अथवा अपने प्रिय फूलों के सूखने पर अथवा मुरझा जाने पर मधुबन कभी शोर नहीं मचाता, मदिरालय के मधुघट के टूटने पर मदिरालय नहीं बसता था, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने बीते हुए कल को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। तो ये संदेश देना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इस कविता को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जरूर से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर मेरा चैनल का नाम सर्च करके सेवा स्टूडेंट सिंह जो बीत गई कविता ऐसा सर्च करके तभी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा क्वेश्चन सभी का आंसर एक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से किस तरह बचाया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक दिन, ये मैंने छोटा करके लिखा है, आप दूसरी जगह देखिएगा तो आंसर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको आसानी से लिखा दिया है, पढ़ सकते हैं। सो एक दिन जब एक सांप जाली के अंदर पहुंचकर एक शिशु खरगोश को पकड़कर आधा निकल लिया, ठीक है, तब खरगोश का बच्चा ची ची आवाज करने लगा, जिसे सुनकर नीलकंठ जो पेड़ के ऊपर बैठा था तुरंत नीचे आया और सांप को फन के पास अपने पंजों से दबाया और चोंच से प्रहार कर अधमरा कर दिया। घायल होते ही सांप की पकड़ ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा सांप से चंगुल से बच गया। तो ये आंसर लिख दिया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा, छोटे जादूगर ने इसका उत्तर किस प्रकार दिया था। ठीक है, सो लेखक द्वारा ये पूछे जाने पर छोटे जादूगर ने बड़ी चतुराई से इसका उत्तर दिया। उसने कहा कि मैंने सब देखा, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश खेल मैं दिखा सकता हूँ। ये सब बातें कही थी छोटे जादूगर ने। ठीक है, किसके जवाब में, तो क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा, इसके जवाब में, जब लेखक ने पूछा था तब। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, श्रीमान ने छोटे जादूगर को क्यों आश्चर्य से देखा, तो छोटे जादूगर की माता के बीमार होने की बात पता चलने पर जब लेखक ने छोटे जादूगर से कहा कि तुम्हारी माता बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो, तब छोटे जादूगर ने कहा कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। ठीक है, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। छोटे जादूगर की यह बात सुनकर श्रीमान अर्थात लेखक ने छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा। तो क्यों आश्चर्य से देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, उसकी माता बीमार थी और इसका बात का पता चलते ही लेखक ने छोटे जादूगर से कहा कि तुम्हारी माता बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तो छोटे जादूगर ने कहा कि मैं तमाशा देख नहीं दिखा रहा हूँ। और ये कहकर छोटे जादूगर ने उनसे पूछा कि मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। छोटे जादूगर की बात सुनकर श्रीमान अर्थात लेखक ने छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा जरूर से। सदगुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है, तो देखिए सदगुरु की महिमा के बारे में कवि कहते हैं कि सदगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, उन्होंने हमारे न जाने कितने ही उपकार किए हैं। ठीक है, यानी कि सदगुरु ने। कबीरदास जी कहते हैं कि माया के कारण मेरी आंखें बंद पड़ी थी, सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सदगुरु ने मेरी अज्ञानता भरी आंखें खोलकर मुझे सत्य का दर्शन करवाया। तो ये सदगुरु की महिमा के बारे में कबीरदास जी ने कहा है। नेक्स्ट, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने संसार में बुराई को ढूंढा तो मुझे कहीं नहीं मिला, पर जब मैंने अपने मन के अंदर झांका तो मुझे खुद से बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। तो ये कहा था कवि जी ने बुराई खोजने के बारे में। नेक्स्ट, अच्छा कबीरदास जी जो साखी कविता है वो भी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझाने की कोशिश किया है, तो वीडियो वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट, तेरा साईं तुझ में जीव पहुपन में बास का आशय क्या है, तो कबीरदास जी ये बात मनुष्य से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि मनुष्य तेरा साईं अर्थात तेरा स्वामी या फिर भगवान तेरे अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुष्पों में सुगंधि व्याप्त रहती है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि तेरा साईं तुझ में जीव पहुपन में बास, पहुपन यानी कि फूल के अंदर जिस तरह बास यानी कि सुगंध होता है, उसी प्रकार तेरा साईं तुझ में यानी कि मनुष्य का भगवान उसके अंदर ही समाया रहता है। नेक्स्ट, मदिरालय हमें क्या शिक्षा देता है, तो मदिरालय हमें यह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार मदिरालय में न जाने कितने ही प्याले या फिर मधुघट
रोज टूटते हैं और जमीन पर बिखर जाते हैं, पर मदिरालय कभी इसका शोक नहीं मनाता। उसी प्रकार हमें अर्थात मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, मदिरालय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट, देश के नौजवानों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, नींव की ईंट शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज देश के नौजवानों के सामने यही चुनौती है कि कैसे वे समाज के नवनिर्माण के लिए अपना योगदान दे और देश की गरिमा तथा प्रतिष्ठा एवं भारतीय समाज के नवनिर्माण में अपने आप को कैसे चुपचाप बिना किसी अभिलाषा के निस्वार्थ समर्पित करे। तो ये है नौजवानों के सामने चुनौती, ठीक है, नींव के शीर्षक कहानी के आधार पर। नेक्स्ट, हाँ, शहादत और मौन मुक्त समाज की आधारशिला यही होती है, इस कथन का आशय स्पष्ट करो। तो लेखक के इस कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार एक सुंदर इमारत बने इसीलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है, इसी तरह एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए कुछ तपे तपाए लोगों को शहादत का मौन मुख का लाल सहरा पहनना पड़ता है, अर्थात समाज के निर्माण के लिए आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन नेक्स्ट, प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय क्यों पछतावा नहीं करता। तो प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय पश्चाताप नहीं करता क्योंकि मदिरालय के आंगन में हर रोज ना जाने कितने ही प्याले टूटते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, पर मदिरालय का आंगन कभी खाली नहीं रहता। जो बीत गई सो बात गई सोचकर मदिरालय पश्चाताप नहीं करता, यानी कि जो चीज बीत गई है उसको कैसे फिर से वापस लाएंगे, तो ये सोचकर मदिरालय पश्चाताप नहीं करता। नेक्स्ट, नीलकंठ ने चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के सेनापति का पद कैसे संभाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वो सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उन्हें उस ओर ले जाता जहां दाने दिए जाते थे और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था। जरूरत पड़ने पर वह उन्हें कभी दंड भी देता था। तो ये सारी नीलकंठ जो है चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के प्रति सेनापति का पद संभाला था। किसका पद संभाला था? सेनापति। नेक्स्ट, नीलकंठ शीर्षक पाठ के आधार पर लेखिका महादेवी वर्मा क्या संदेश देना चाहती है। तो नीलकंठ पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का संदेश या फिर परिचय मिलता है, ठीक है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने गहराई से अध्ययन किया है। तो ये नीलकंठ शीर्षक पाठ से महादेवी वर्मा का संदेश है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे। तो लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। और क्यों, कैसे? तो लेखक के अनुसार ईसाई धर्म आज उन्हीं के पूर्ण प्रताप से फल फूल रहा है और शायद गिरजाघर के कलश भी उन्हीं की शहादत से चमक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन एक रह गया था, ये मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, और एक वीडियो आपका आएगा एक पार्ट उसमें। देखिए नेक्स्ट, नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टा लेखिका को बहुत भाती थी। तो लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, ठीक है, मेघों की सांवली छाया में अपनी इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ दाने ऊंची नीची कर चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर दाना चुगना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी, तो ये आप लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है। तो लेखक के अनुसार वह ईंट अधिक धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट की मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर करती है, यानी कि वो नींव की ईंट है। नेक्स्ट, सप्रसंग व्याख्या करो। तो देखिए दोस्तों, व्याख्या कैसे करते हैं मैंने और एक वीडियो बनाया था पहले, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, बाकी इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, तो व्याख्या लिखने के लिए आपको 3 चीजें हेडिंग में देनी होती है। पहले संदर्भ लिखना होता है, ठीक है, उसके बाद प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या, ये 3 चीजें। संदर्भ में क्या लिखते हैं? संदर्भ में कोई भी कविता का हो, कोई भी पाठ का आपका लाइन दिया हो, ठीक है, उसमें उस बुक का नाम बोलेंगे। जैसे क्लास 10 का बुक है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई। अब बुक का नाम लिख सकते हैं कि आलोक भाग 2 ऐसा, या फिर बुक का नाम नहीं लिखेगा संदर्भ में तब भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कविता का नाम और किस पाठ का। तो प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई, नींव की ईंट पाठ से ली गई है। ये लाइन नींव की पाठ की, इसीलिए उसका नाम लिखा गया है। कोई दूसरा पाठ से होता तो उसका नाम लिखता और जो लेखक होता उसका नाम लिखता, ठीक है। जो कोई भी व्याख्या है पहले आप संदर्भ में ये लिखिएगा। फिर लिखते हैं प्रसंग। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ सुंदर समाज के निर्माण में नींव की ईंट की भूमिका बारे में कहा है। तो सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का है व्यक्ति का, तो ये नींव की ईंट के बलिदान के बारे में कहा गया है। उसके बाद संदर्भ लिख लिया आपने, प्रसंग लिख लिया, उसके बाद लास्ट में आता है व्याख्या। ऐसे व्याख्या करते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरी में उसको बांटते हैं। तो कवि के अनुसार सुंदर सृष्टि यानी एक सुंदर समाज के निर्माण हेतु उस समाज में रहने वाले ऐसे धुरंधरों की आवश्यकता है जो जरूरत पड़ने पर अपना प्राण भी समर्पण करने को तैयार हो। कवि के अनुसार जरूरत पड़ने पर आत्म बलिदान करने हेतु प्रस्तुत ऐसे नींव की ईंट की आज सख्त जरूरत है,
ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट, नींव की ईंट का प्रतिकार स्पष्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 मार्क का, 5 मार्क का। सो नींव की ईंट का प्रतिकार है समाज का वो अनाम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, और लेखक के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह थे जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दे दिया ताकि नए समाज की सृष्टि हो पाए। 7 लाख गाँव का निर्माण, हजारों शहरों गाँव का नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। बेनीपुरी जी ने देश के युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनकर भारतीय समाज के नवनिर्माण के लिए चुपचाप अपने आप को खपा दे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इस कथन का आशय स्पष्ट करो। ठीक है, सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, मयूर कलाप्रिय, और ये एग्जाम में भी एक्चुअली मैट्रिक एग्जाम में भी ऐसे में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा। सो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर नीलकंठ की प्रशंसा की है। किसके माध्यम से? ये मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हिंसक मात्र, इसके माध्यम से लेखिका नीलकंठ की प्रशंसा करते हुए अपनी कहती है कि भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। क्योंकि मोर एक कलाप्रिय वीर पक्षी है, यह केवल हिंसा करने वाला या दूसरों की बुराई करने चाहने और करने वाला नहीं है, इसलिए मोर को बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इस चीज के उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट, कुब्जा और राधा के आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होते हैं, व्याख्या करो या फिर क्यों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राधा स्वभाव की अच्छी थी, कुब्जा स्वभाव की सख्त और बुरी थी। राधा मिलनसार थी, यानी कि लोगों से मिलते जुलते थे, यानी कि जो भी चिड़ियाघर के जानवर थे उनसे मिलती थी, पर वो अन्य जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहती थी राधा। ठीक है, वो मिलनसार थी। पर कुब्जा ऐसी नहीं थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी नीलकंठ से अलग कर दिया था। वो अपने और नीलकंठ के अतिरिक्त किसी को नहीं आना देना चाहती थी, सबको मार मार कर भगाती थी। कुब्जा दूसरों से जलती थी और राधा ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो दोनों का आपको पार्थक्य पता, डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ और राधा से संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो नीलकंठ और राधा का कायाकल्प एक साथ हुआ था, मानो जैसे इल्ली से तितली का बनना हो, यानी कि छोटे बच्चे से पंछी का बनना हो, बड़ा तितली का। राधा का विकास नीलकंठ के समान चमत्कारिक तो नहीं था, पर वो उसकी छाया के समान उसके साथ रहकर उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देती थी, यानी कि उसकी परम पत्नी, ठीक है, पत्नी होने का प्रमाण दी, सहचारिणी, सहभागिनी। उनके नृत्य भंगिमा में भी अद्भुत एक पूरक ताल परिचय मिलता था। तो ये नीलकंठ और राधा का संबंध है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, अथवा महादेवी जी ने मोर मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोर मोरनी के किस आधार पर नाम रखे गए, तो देखिए, नीलाव ग्रीवा, यानी कि अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया क्या होगा, मोरनी का नाम क्या था, राधा। ठीक है, ये मैंने लास्ट में नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। तो मोरनी का नाम राधा, अच्छा लिख दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, सॉरी, राधा रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, इसमें कवि ने क्या कहना चाहते हैं। सो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मदिरालय के आंगन में मधुघट, कितने ही मधुघट के प्याले नित्य प्रतिदिन टूटते हैं, और जो पीने वाले हैं वो कभी शोकग्रस्त नहीं होते। यानी जो मधुड़ी है, जो शराबी है, वो तो पिएगा ही, वो कितना भी टूटे प्याला मदिरालय में, वो तो पिएगा ही, अपना काम करेगा, वो किसी न किसी तरह अपना पीने का बंदोबस्त कर ही लेते हैं। कभी नहीं, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी बीती हुई बातों को सोचकर शोकाग्रस्त ना रहकर अपने वर्तमान की चिंता करने की सलाह दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मादकता के मारे है वो मधु लुटा ही करते हैं, इसमें कभी क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर, कभी कभी ये व्याख्या भी आ जाता है ये लाइन देखकर, तो सिर्फ जैसे मैंने बताया कि प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ऐसे लिखिएगा। अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है, और नहीं मनाता है तो क्यों। तो ये क्यों लिखा है, नहीं, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता है, क्योंकि अंबर यानी आकाश को ये बात अच्छे से मालूम है कि जो एक बार उससे अलग हो गया, यानी कि आकाश से अलग हो गया, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए ये बात को भूलकर, इन बातों को, वो बीते बातों को भूलकर वर्तमान में रुचि रखता है। ठीक है, यानी कि वर्तमान की चिंता करता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, सुंदर शाम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे क्या कहा है, यानी कि कवयित्री मीराबाई ने। तो कवयित्री मीराबाई अपने जीवन आधार सुंदर शाम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि स्वामी, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। ठीक है, तुम्हारे आए बिना मैं सुध बुध खो बैठी हूँ, मेरा ध्यान तो तुम्ही पर है, तुम्हें मुझे किसी दूसरे की आस नहीं है, अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, आपको हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पहले रह गया था, हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आजाद हुआ।
सो हमारा देश उनके बलिदान के कारण आज़ाद हुआ जिन्होंने बिना किसी यश लोभ के समाज के निर्माण हेतु अपना आत्म बलिदान दे दिया। ठीक है, उनमें से बहुत से दधीची जिन्होंने विदेशी वृत्तासुर के नाश के लिए मौन रहकर सतत लाल सेहरा पहन लिया, जिनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिकगण भी शामिल थे। तो उनके बलिदान के कारण भारत आजाद हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप जरूर से सारा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको जरूरत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।